नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इसी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है, जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। ईडी सीबीआई दोनों मामलों में फैसला सुरक्षित रखा गया है। अब 30 अप्रैल को मामले में कोर्ट फैसला सुनाएगा। बड़ी जानकारी, अब अगली सुनवाई जो 30 अप्रैल को होगी, जब कोर्ट की तरफ से मामले को लेकर फैसला आएगा। तो जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। ईडी सीबीआई दोनों मामलों में फैसला सुरक्षित रखा गया है। दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मनीष सिसोदिया को फिलहाल कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। ईडी सीबीआई दोनों मामलों में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली से बड़ी जानकारी, मनीष सिसोदिया को लेकर 30 अप्रैल को अब मामले में अगली सुनवाई होगी, जब कोर्ट की ओर से फैसला आएगा। तो बड़ी जानकारी, जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। मनीष सिसोदिया को फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसले में जो है फैसला को अब सुरक्षित रख लिया है। वहीं अब अगली सुनवाई जो है 30 अप्रैल को होगी, जब इसको लेकर फैसला आ सकता है। ईडी सीबीआई दोनों मामलों में फैसला सुरक्षित रखा गया है। दिल्ली से बड़ी जानकारी मिल रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मनीष सिसोदिया को लेकर जो है जमानत याचिका पर ईडी सीबीआई दोनों ही मामलों में फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा गया, यानी कि अभी मनीष सिसोदिया को किसी भी तरह से जो है राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। अब अगली सुनवाई 30 अप्रैल को की जाएगी और तब कोर्ट की तरफ से इसको लेकर फैसला आ सकता है। तो फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और इस दौरान जो है कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। ईडी सीबीआई दोनों ही मामलों को सुरक्षित रखा है और अब जो है फैसला 30 अप्रैल को आने की संभावना जताई जा रही है। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी, जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है और मनीष सिसोदिया को अभी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसको लेकर ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में फैसला सुरक्षित रखा गया है। और वहीं एक और जानकारी सामने आ रही, राजस्थान दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर में के करेंगे दौरे। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है राजस्थान दौरे पर रहने वाले हैं और थोड़ी देर में भीलवाड़ा में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 2 बजे उदयपुर में जनसभा करेंगे सीएम योगी। शाम 6 बजे जोधपुर में भी जनसभा और रोड शो करेंगे। बड़ी जानकारी, भीलवाड़ा और उदयपुर में भी जो है रोड शो करेंगे। इसी के साथ जोधपुर में शाम को जनसभा और रैली का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। तो राजस्थान दौरे पर रहने वाले और अब से थोड़ी ही देर में भीलवाड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इसके बाद दोपहर 2 बजे उदयपुर में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजस्थान दौरा है और इस दौरान 3 अलग अलग जगहों पर जनसभा और रैलियों का आयोजन किया जाएगा। तो लगातार जो है चुनावी दौरे जारी हैं तमाम पार्टियों के और इसे को लेकर जो है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान दौरे पर रहने वाले हैं और अपने प्रत्याशी के समर्थन में जो है जनता जनार्दन से वोट की अपील करेंगे। जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब से थोड़ी देर में भीलवाड़ा में जनसभा करेंगे सीएम योगी। तो राजस्थान दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर दौरे पर रहेंगे और इस दौरान अलग अलग जगहों पर जनसभा और रैलियां की जाएंगी। तो बात करें तो पहले चरण के जो है चुनाव वो संपन्न हो चुके हैं और बीजेपी के कई बड़े चेहरे हैं जो स्टार प्रचारक के रूप में शामिल है और उन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अपनी जो है छवि के लिए जाने जाते हैं और ऐसे में जहां भी वो जाते हैं उनका एक असरदार जो प्रभाव है उन लोगों पर पड़ता है और इसी को लेकर राजस्थान दौरे पर रहने वाले हैं और यहां भी अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे, जनता से वोट की अपील करेंगे। और बात करें तो थोड़ी देर में भीलवाड़ा में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे जो उदयपुर में, फिर शाम को 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब जोधपुर में जनसभा और रैली करेंगे। तो सीएम योगी का राजस्थान दौरा है और इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे।
तो ये 3 जगह है, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है चुनावी हुंकार भरेंगे, अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। तो लगातार जो है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सभी जो बड़े चेहरे हैं ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे, चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। पहले चरण की बात कर ले तो वो संपन्न हो चुका है, हालांकि दूसरे चरण में अब जो है अभी कुछ वक्त है और ऐसे में सभी जो बड़े नेता हैं वो अपने दलों के लिए, अपने प्रत्याशियों के लिए जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे संवाददाता कुलदीप सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजस्थान दौरा है, क्या तैयारियां देखी जा रही, क्या कार्यक्रम रहने वाला है उनका? देखिए, राजस्थान में पहले चरण के मतदान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण के मतदान में जुट चुकी है। जहां एक और बात करें, 13 सीटों पर अभी ये चुनाव होना है। 13 सीटों पर ज्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी का उन सीटों पर है जहां पर जो विधानसभा चुनाव में कुछ लोग उनसे नाराज थे, उन लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है। आज खुद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, जहां पर जोधपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में वो सभाएं करेंगे, रोड शो करने वाले हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि राजपूत बेल्ट इन तीनों सीटों पर रही है। राजपूतों को साधने की कोशिश यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित शाह कोटा में करेंगे दौरा और लगातार ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो डैमेज कंट्रोल है उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लगातार जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री का दौरा है, तो ये माना जा सकता है कि 13 सीटों पर जो चुनाव होना है, भारतीय जनता पार्टी के जो राजस्थान सीएम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल आश्वस्त कर दिया कि जो अभी 12 सीटों पर चुनाव हुआ है उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। 12 की 12 सीटें वो जीत रही है। हालांकि वोट प्रतिशत कम पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा इसे लेकर आश्वस्त है कि 12 सीटें उनके खेमे में आती नजर आ रही है। वहीं 13 सीटों पर आज जिस तरीके से प्रचार प्रसार शुरू हुआ है, लगातार अब मंत्रियों का दौरा होगा। केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खासतौर पर राजपूतों को साधने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि जो खामियाजा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था, खुद वसुंधरा राजे को एक तरह से जब मुख्यमंत्री के पद से दरकिनार किया गया, तो कहीं ना कहीं वो बेल्ट जो है, जो झालावाड़, जालोर और विधानसभा की कई ऐसी सीटें थी जहां पर नाराजगी देखी गई। अब उन्हें लोकसभा में ऐसी गलती ना हो, इसे दोहराने के लिए अब रोका जा रहा है। कुलदीप, अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो बागी नेता रहे हैं उनको मनाने के लिए, उन पर छाप छोड़ने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजा जा रहा है, चुनाव प्रचार में जुटाया जा रहा है। इसी के साथ हम अगर बात करें जो अन्य जैसे कि ठाकुरों की बात कर ले, राजपूतों की बात कर ले, तो अभी पिछले काफी समय से देखा है कि इनको लेकर बीजेपी के साथ जो है तकरार कहीं ना कहीं बताई जा रही है। कैसे साधेंगे, क्या छाप छोड़ पाएंगे? देखिए, राजस्थान के लिहाज से राजपूत बेल्ट अहम मानी जाती है, क्योंकि 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे। उनके मंत्रिमंडल में उनके काफी विधायक राजपूत रहे, और राजस्थान ही नहीं बल्कि यूपी से भी अगर हम देखा जाए पिछले कुछ खबरों के मुताबिक राजपूतों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया। लेकिन उन्हें मालूम चला कि राजस्थान, जहां मिशन 25 को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, वहां की कुछ सीटें ऐसे प्रभावित है जहां पर राजपूतों का दबदबा है। अब अगर बाड़मेर की क्षेत्र की बात करें तो बाड़मेर में भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल थे रविंद्र सिंह भाटी। उन्होंने पहले ही भारतीय जनता पार्टी से किसी बात को लेकर बनी नहीं, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उसके बाद उन्होंने वापस निर्दलीय ताल ठोक दी है कि बाड़मेर से वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ऐसे ही वो चाहते हैं कि इन सीटों पर जो डैमेज हुआ है उन्हें पूरा किया जाए। योगी आदित्यनाथ को खासतौर पर यह जिम्मेदारी दी गई है कि उनकी पकड़ रही है हिंदुत्व वोट कार्ड का। वो एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी में, और इन सीटों पर हिंदुत्व को लेकर जो हिंदू वोट कार्ड है वो काफी चर्चा में रहता है। इसे क्योंकि लगातार जो सनातन की बातें यहाँ पर करते हैं नेता आकर, वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करता है, वोटों को प्रभावित करता है। हिंदुत्व, राम मंदिर या इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ लोगों को साधने की कोशिश करेंगे, विश्वास दिलाएंगे। जो मोदी की गारंटी लगातार भाजपा कहती आ रही है, उसे अब धरातल पर लाने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दी गई है कि इन सीटों पर कम से कम जो राजपूत बैठा है वो नाराज है, उन्हें मनाया जाए, उन्हें साधने की पूरी कोशिश की जाए। जी कुलदीप, अगर हम बात करें जिस तरीके से सनातन को लेकर एक ट्रेंड सा चलता आ रहा है, और ऐसे में बात करें तो तमाम नेता जो है इस पर लगातार राजनीति कर रहे, सियासत कर रहे हैं। लेकिन हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी हर जगह जब भी जाती है तो ये अपना मुद्दा जो है बाकायदा पूरे जोश के साथ रखती है, और कहीं ना कहीं लोग जो है वो भी इससे जुड़ते हैं। लेकिन हम अगर बात करें तो धरातल पर अब जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ को इसके लिए चेहरा बनाकर वहां भेजा जा रहा है, वहां कैसा असर देखा जाएगा? क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले के मुकाबले इस बार जो है वोट प्रतिशत काफी कम रहे हैं। देखो, वोट प्रतिशत कम रहा है, हालांकि अब जो सीटें 13 बची है उन पर वोट कैसा पड़ेगा ये निर्धारित करेगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कितना प्रतिशत मतदान मिलने वाला है। क्योंकि अक्सर हम पिछले लोकसभा चुनाव की गणित देख ले तो जहां वोट प्रतिशत बड़ा भारतीय जनता पार्टी के झोली में वोट ज्यादा पड़े, तो ये माना जा सकता है कि लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को बार बार ये कहने के लिए कि इन तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा को वोट दिया जाए, तो उन तरीके से, क्योंकि एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ का कहा जा सकता है। तमाम केंद्रीय मंत्री हो या और स्टेट के मुख्यमंत्री हो, जो छाप योगी आदित्यनाथ की इन क्षेत्रों में रही है वो कहीं न कहीं राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में कई और नेता के तौर पर नहीं देखी जा सकती है। मुझे लगता है कि राजस्थान के लिहाज से योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के बाद में वो दूसरा चेहरा है जो एक बड़ी जनसंख्या और बड़ा जो तबका है उसको साधने का काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर वोटर्स हिंदू वोटर्स है और लगातार ज्यादा हिंदू वोटर्स में भी जो प्रतिशत है वो राजपूतों का रहा है। तो इसलिए माना जा रहा है कि जो एक कुछ कमियां रही है, जो खामियां रही है, जो पिछले कुछ प्रत्याशियों के टिकट काटे गए विधानसभा में, उनको भी मनाने की कोशिश रहेगी कि उन्हें लोकसभा में साथ रखने की बात की जाए, मंच पर उन्हें स्थान दिया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज जिस तरीके से रैलियां होने वाली है, रोड शो होने वाले हैं, जो लगातार चंद्रभान आख्या है जिनको चित्तौड़गढ़ से टिकट काटा गया, उनको खुद योगी आदित्यनाथ की वैन में बैठाया जाएगा, वो उनके साथ में प्रचार करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार वो कोशिश कर रही है कि जो बाकी हुए हैं, जो नाराज चल रहे हैं, उनको साथ रखा जाए ताकि जो मिशन 25 राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है उसे पूरा किया जा सके। जी कुलदीप, बताया जा रहा है कि पहली जनसभा भीलवाड़ा में होगी और अब से कुछ ही वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और अपने धाकड़ चुनावी प्रचार और अपने अंदाज में वहां लोगों को संबोधित करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तैयारियों की, सुरक्षा व्यवस्था की, क्या तैयारियां देखी जा रही है? देखिए, फिलहाल जो चुनाव का माहौल था, निर्वाचन आयोग ने तमाम तैयारियां की हुई थी, किसी तरीके की व्यवस्थाएं भंग ना हो और रैलियों को लेकर भी खासतौर पर इंतजाम किए गए थे कि किसी तरह की परेशानी लोगों को ना हो। गर्मी का माहौल है राजस्थान जैसे प्रदेश में, गर्मी चरम पर है, 40 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ राजस्थान की उन सभाओं में होने वाला है जहाँ पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। तो व्यवस्थाएं टेंट की तमाम की गई है। हालांकि ये जरूर रहा है कि दोपहर के बाद से जो रोड शो का कार्यक्रम रखा गया है उससे कहीं ना कहीं लोग प्रभावित होंगे, लोगों की संख्या कम होगी, लेकिन जो तैयारियां हैं लोगों तक साधने की वो कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट रहा है, आईटी सेल का मैनेजमेंट रहा है, वो लोगों तक तमाम वो चीजें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें मालूम था कि जैसे ही इस 12 सीटों पर चुनाव हो जाएंगे, 13 सीटें उनके सामने खड़ी है, उन 13 सीटों पर किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाना है, कैसे इसको एनालाइज किया जाएगा, उन तमाम तैयारियों को लेकर पार्टी की ओर से पहले ही व्यवस्था की गई थी। इसलिए संपूर्ण व्यवस्था सुरक्षा की रखी गई है ताकि किसी तरीके का कोई तरीके की यहाँ पर अव्यवस्था ना फैले। लेकिन खासतौर पर राजस्थान की उन रैलियों को देखा जाए तो जब इतने बड़े स्तर पर मंत्रियों का आना होता है, मुख्यमंत्रियों का आना होता है, तो यहाँ पर लोगों में एक हुजूम उमड़ता है। जी कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो अब से थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे और ताबड़तोड़ रैलियां जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं। और वहीं बढ़ते आगे, अमरोहा में आज 7 हुंकार भरेंगे राहुल गांधी, अखिलेश यादव। अमरोहा में अखिलेश राहुल की आज पहली जनसभा। अमरोहा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली के समर्थन में जनता से मांगेंगे वोट। तो दानिश अली के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है अमरोहा से। और इसी को लेकर अमरोहा में अखिलेश राहुल की आज पहली जनसभा होने जा रही है। तो अमरोहा में आज एक साथ चुनावी हुंकार भरेंगे राहुल गांधी, अखिलेश यादव। और आज अमरोहा में पहली जनसभा होने जा रही है राहुल अखिलेश की। अमरोहा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली के लिए चुनावी प्रचार जो है करेंगे, दोनों जनता से वोट मांगेंगे। तो एक साथ राहुल गांधी, अखिलेश यादव आज फिर अमरोहा में एकजुट होने जा रहे हैं और जनता जनार्दन को संबोधित करने जा रहे हैं। तो अमरोहा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं दानिश अली और उनके समर्थन में ही दो दिग्गज राहुल गांधी और अखिलेश यादव एकजुट होंगे, अमरोहा में एक साथ आएंगे और जनसभा कर, रैलियां कर जो है लोगों को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमरोहा से मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, आज जो है एक साथ
इंडिया गठबंधन के दो दिग्गज एकजुट होने जा रहे हैं अमरोहा में, क्या तैयारियां, क्या उत्साह देखी जा रही है? जी बिल्कुल, अमरोहा में अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली के समर्थन में आज दो दिग्गज अखिलेश यादव और राहुल गांधी पहली जनसभा संबोधित करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि उनकी ये इस चुनाव में पहली जनसभा है जहां पर गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली के समर्थन में जनसभा करेंगे, जहां पर अमरोहा शहर में ये जनसभा की जा रही है, जहां पर लगातार 4 बार से समाजवादी के कद्दावर नेता यहाँ पर काबिज रहे हैं, जो समाजवादी के 4 बार से लगातार विधायक भी रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर गठबंधन का काफी जोर है और यहाँ पर उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। दो दिग्गजों की जो रैली है उसके समर्थन में भारी संख्या में दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं, भारी संख्या में कार्यकर्ता और वोटर भी यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन प्रत्याशी ने पहले जीत हासिल की थी, उसके चलते इस बार भी गठबंधन प्रत्याशी काफी मजबूत माने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अमरोहा में गठबंधन हुआ है, कांग्रेस और राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार आज पहली जनसभा करने के लिए अमरोहा पहुंच रहे हैं, जहां पर मिनी स्टेडियम में तैयारियां पूरी जोर शोर हैं, बड़ा पंडाल लगाया गया है अभी से ही। हालांकि उनके पहुंचने का 2 बजे का समय है, लेकिन कार्यकर्ता और वोटर अभी से ही उनके रैली और उनके संबोधन को सुनने के लिए मौजूद हैं। भारी संख्या में वोटर वहां पहुंच चुके हैं और व्यवस्था की अगर बात की जाए तो प्रशासन की ओर से भी पुख्ता व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जी, और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से दानिश अली के लिए चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे, क्या कुछ खास हो सकता है इस दौरान, क्योंकि पहले चरण का चुनाव जो है संपन्न हो चुका है और अब जो है अगले चरण के चुनाव की तैयारियों में जो बड़े नेता है वो सभी जुट चुके हैं। इंडिया गठबंधन का भी कुछ यही हाल है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पहले चरण का चुनाव जिस तरह से शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है, उसको देखते हुए दूसरे चरण के चुनाव में सभी प्रत्याशी के दिग्गज नेता यहाँ लग चुके हैं। वहीं अमरोहा में एक पहली बार ऐसा हो रहा है जो कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, एक रैली को संबोधित करने आ रहे हैं, जहां पर वोटरों से जो गठबंधन प्रत्याशी है दानिश अली उनके लिए वोट करने की अपील करेंगे। और जिस तरह से यहाँ पर गठबंधन प्रत्याशी का लगातार जो है विरोध भी रहा है, उसको देखते हुए हालांकि वो काफी मजबूत माने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन का यहाँ पर जोर रहा है काफी समय से, पिछली बार भी गठबंधन प्रत्याशी जो है यहाँ से चुनाव जीते थे और इस बार भी गठबंधन का काफी जोर है। तो देखना होगा कि किस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो रैली है उसको देखते हुए वो गठबंधन प्रत्याशी और कितना मजबूत लड़ पाते हैं, देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल इमरान, अगर हम बात करें बीजेपी की जिस तरीके से लहर है इस बार, क्या पहले जिस तरीके से सपा की यहाँ पे धाक चलती आ रही है और अब इस बार क्या नजारा होगा, क्योंकि तमाम पार्टियों की लहर जो है जोर शोर से है और अलग ही देखी जा रही है, यानी कि चुनावी बयार की बात कर ले बिल्कुल रुख जो है बदला हुआ है। हालांकि इस बार वोट प्रतिशत की बात करें वो भी काफी पिछले साल के मुकाबले, पिछली बार के मुकाबले कम हुए हैं। जी बिल्कुल, बता दूं अगर अमरोहा लोकसभा की बात की जाए तो अमरोहा लोकसभा में पहले से ही सपा का गढ़ रहा है, गठबंधन का यहाँ प्रत्याशी पहले भी मजबूत लड़े थे, पहले भी गठबंधन प्रत्याशी जीती थी। वहीं अमरोहा में बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं फाइट में है, क्योंकि जिस तरह से अमरोहा की सीट को लेकर बीजेपी के काफी दिग्गज यहाँ पर जो है अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। कल यहाँ पर पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से एक सभा की थी, जिसमें अमरोहा में एक 23 तारीख को यानी परसों फिर पीएम योगी का एक कार्यक्रम लगाया, क्योंकि अमरोहा की सीट को काफी सेंसिटिव सीट माना जा रहा है। बीजेपी नहीं चाहती कि अमरोहा की सीट जो है गठबंधन के खाते में जाए। हालांकि गठबंधन यहाँ पे मजबूत है, देखना होगा कि जो दिग्गज यहाँ बीजेपी के लगे हुए हैं। जी इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दानिश अली के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज अमरोहा में एकजुट होने जा रहे हैं और पहली चुनावी प्रचार प्रसार जो है करने जा रहे हैं एक साथ अमरोहा में। और वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह लाइव है, क्या कुछ करे चलिए आपको सुना रहे। फंडिंग का इससे कोई लेन देन नहीं, एक बॉन्ड उनके मध्य प्रदेश यूनिट में मेरे पास जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन मध्य प्रदेश यूनिट ने लिए हैं और रूटीन में भी ऑन द काउंटर रेट होना चाहिए, केस होने के बाद उनको नहीं देना चाहिए। उनको रिट्रीव नहीं है ना, उनको एक तरीके से बच गए वो कि एक तरीके से डील हो गई, क्या डील हो गई, अप्रूवल बन गए। अप्रूवल बनने से तो गुनाह कबूल करना पड़ता है। कानून का स्टेटस आपको मालूम है, पहले जेल में थे आप छूट गए, पहले छूट गए थे बाद में अप्रूवल बने। तो आप सांसद, आप नेता और संजय सिंह को भी आप सुन रहे थे और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जहां मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। आपको बता दें कि चुनावी दौर भी है और इसी के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी फिलहाल हिरासत में हैं और उसके बाद से जब से संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं लगातार जो है अलग अलग जगहों पर बातचीत कर रहे हैं, लोगों के सामने बड़े ही मुखरता के साथ अपनी बात रख रहे हैं और इसी को लेकर एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान मीडिया से बातचीत की।
तो संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लगातार विपक्षी दल यानी कि एनडीए पर भी जो है हमला बोलते आ रहे हैं और अमित शाह के इंटरव्यू पर भी हमला बोला। तो ये आप सांसद संजय सिंह की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। 15 नवंबर 2022 को जब वो ईडी के अरेस्ट में था तो उसके अकाउंट कैसे चल रहे थे, जब वो ईडी के अरेस्ट में था तो अपने बैंक खाते से वो कैसे वो पैसा बीजेपी को ट्रांसफर कर रहा था। 6 जनवरी 2023 को उसकी एक चार्जशीट आती है जिसमें ईडी कहती है कि शराब घोटाले का किंग पिन है शरद चंद्र रेड्डी। ध्यान से सुनिएगा, 6 जनवरी 2023 को 6 जनवरी 2023 को यानी कि उसकी गिरफ्तारी के बाद 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तारी होती है। 6 नवंबर 2023 को उसकी चार्जशीट आती है जिसमें ईडी कहती है ये शराब घोटाले का किंग पिन है, मुख्य घोटालेबाज है और सबसे बड़ा लाभ उठाने वाला व्यक्ति है। 20 जनवरी 2023 को जब इसकी बेल एप्लीकेशन लगती है तो ये क्या कहता है अपनी बेल एप्लीकेशन में, ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ हिज बेल एप्लीकेशन इन राउज एवेन्यू कोर्ट, शरद चंद्र रेड्डी एक्यूजेस ईडी ऑफ पुटिंग अनड्यू प्रेशर एंड यूजिंग फोर्स ऑन हिम एंड हिज एम्प्लॉइज टू साइन प्री डिक्टेटेड स्टेटमेंट्स। 20 जनवरी 2023 को शरद रेड्डी कहता है कि उसके ऊपर और उसके कर्मचारियों के ऊपर ईडी दबाव डाल रही है अपनी ओर से कहे गए और अपनी ओर से लिखे गए बयानों पर हस्ताक्षर करने के लिए, बयानों को देने के लिए। He claimed that the accusation of paying 100 crore bribe to Delhi government officials was baseless। 20 जनवरी 2023 को शरद रेड्डी कहता है कि 100 करोड़ रुपए रिश्वत देने की बात, दिल्ली सरकार के अधिकारियों को देने की बात पूरी तरह निराधार है, झूठी है। उसकी बेल एप्लीकेशन तो पड़ी होगी, पढ़वा लीजिएगा, थोड़ा मेहनत कीजिए। मीडिया के लोग जैसे आम पूड़ी मिठाई पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत इस पे भी कर लीजिए। आम पूड़ी मिठाई आलू पे तो दिन रात मेहनत हो रही है, इस केस की पड़ताल तो कीजिए, सच तो लाइए देश के सामने। क्या हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ और क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि यह गहरी साजिश है। और कल गृह मंत्री के बोलने के बाद तो पूरे देश को यह जानना जरूरी है। आगे पढ़ रहा हूं। 26 अप्रैल 2023 जब शरद चंद्र रेड्डी को 6 महीने हो जाते हैं तब वो अचानक पलटी मारता है और 26 अप्रैल 2023 को वो बयान देता है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का कुछ हिस्सा, जिस बात को 20 जनवरी 2023 को इनकार कर रहा है, 26 अप्रैल 2023 को कह रहा है 100 करोड़ रुपए का रिश्वत का कुछ हिस्सा देने के लिए मैं एग्री किया था, मैंने सहमति दी थी। और इस बीच क्या होता है कि उसकी बेल जो है वो 20 जनवरी 2023 को रिजेक्ट हो जाती है ईडी के विरोध के बाद। जब वो मना करता है कि उसने कोई रिश्वत नहीं दी तो ईडी उसके बेल का विरोध करती है और उसकी बेल लोअर कोर्ट से रिजेक्ट हो जाती है। अब 8 मई 2023 को यही शख्स हाई कोर्ट पहुंचता है और हाई कोर्ट में कहता है, 26 अप्रैल को सुन लीजिएगा, याद कीजिएगा, 26 अप्रैल 2023 को उसने कह दिया हां कुछ हिस्सा हमने रिश्वत की देने की सहमति दी थी, 100 करोड़ की रिश्वत के कुछ हिस्से को हमने भी देने की सहमति की थी। 26 अप्रैल को यह कहता है और 8 मई 2023 को जब दिल्ली हाई कोर्ट में वो अपनी इंटरिम बेल फाइल करता है और कहता है
एक तरफ सत्येंद्र जैन के इंटरिम बेल फाइल होती है, उनकी सर्जरी करानी होती है, 26-28 किलो वजन कम हो जाता है, उसका जमकर ईडी विरोध करती है, आप सबको पता है। तो भैया आप सांसद संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर वो जमकर हमला बोल रहे थे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।